नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पते की करेंगे राम मंदिर चोरी से जुड़े हुई, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट इस वक्त भी जारी है, जब हम इस वक्त डिबेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ अलग अलग चैनलों के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने माफियागिरी को अपनाया, वो आज बात करते हैं राम मंदिर चोरी की, वो आज बात करते हैं विकास की। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, स्वागत कर रहा हूं आपका। एक बार फिर से आपने कैपिटल टीवी के लिए समय निकाला है। और अरुणेश द्विवेदी साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने एक बार फिर से कैपिटल टीवी के लिए समय निकाला है। सबसे पहले अरुणेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर इसका विश्लेषण भी करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो आज भी उनका एक बयान सामने आया। हालांकि एक मीडिया चैनल में वो गए थे और वहां पर ये बयान दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि चोरी पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले एक्शन नहीं होता था, नाम नहीं लिया गया। लेकिन सीधा ये समझ में आ रहा था कि राम मंदिर चोरी को लेकर ही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या यही बड़ा मुद्दा होगा? और जिस तरीके से अभी सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, और तो और अब मानसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है, 20 तारीख से कहा जा रहा है, उसमें भी समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठाएगी और कांग्रेस उस मुद्दे को उठाती नजर आएगी। अरुणेश जी, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो चाहेगी ही कि जो यूपी में वो एक तरीके से मृत प्राय पार्टी बन चुकी है, तो उस पे एक नई जान फूंकी जाए। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है, और कोशिश करना भी चाहिए। वो भी सियासी दल है, सबसे लंबे समय तक इस देश में शासन किया है, सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन अब जो वर्तमान में कांग्रेस की दशा है और दिशा है ना, वो बहुत अच्छी लग नहीं रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आपको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ लेवल जो एजेंट है, उन सबको मजबूत करना चाहिए। और जो कम्युनिकेशन गैप रहता है ना बड़े नेताओं का अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वो नहीं होना चाहिए। अब राहुल गांधी का उदाहरण ले लीजिए, वो अपने इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, विपक्ष के नेता है, प्लस कांग्रेस के सर्वे सर्वा है एक तरीके से। तो अब क्या वो अभी दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण तो ये सोनम वांगचुक अभी लगातार भूख हड़ताल में, आपको सबको पता है। या जो दूसरा जो है कॉकरोच पार्टी वाला था। तो एक तरीके से क्या कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी ने वहां जाके लोगों से मिलने की कोशिश की, एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की? नहीं की। दूसरा उदाहरण, चंदा चोरी का इतना बड़ा मामला आया और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे लिखा, इसके बाद मामला हाईलाइट हुआ। क्या राहुल गांधी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से वोट चोरी के मामले पर उन्होंने किया था? तो कहने का मतलब ये है कि ये दो उदाहरण ये बताते हैं कि राहुल गांधी जो है सियासत में, यूपी की सियासत में खासतौर पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यूपी की जनता जो है उन्हें मौका देने नहीं जा रही है। इससे पहले भी उनको मौका नहीं दिया था। वो जो साउथ की स्टेट है वहां पे तो कांग्रेस फिर भी थोड़ा सा अच्छा कर रही है और राहुल गांधी वहां ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी तो इस मौके पर विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको विदेश यात्रा करने में ज्यादा दिलचस्पी है, ना कि जो है चंदा चोरी मामले पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या सरकार को घेरने में ज्यादा दिलचस्पी है। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, वो लगातार डिफेंसिव मोड से आगे निकल करके वो एक तरीके से कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। क्योंकि जब योगी जी ये कहते हैं कि चोरी कोई पहली बार नहीं हुई है, हर बार हमेशा होती रही है, लेकिन कार्रवाई, जांच पड़ताल, ये हमारी सरकार पहली बार करा रही है। क्योंकि इससे पहले जो है इनका मतलब इनडायरेक्टली रूप से इशारा ये था कि जब कांग्रेस की जहाँ सरकारें रही है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार रही है, तब भी ऐसा होता था। लेकिन तब मामला रफा दफा हो जाता था, पुलिस और एसआईटी वहां तक बात ही नहीं पहुंचती थी। हम कम से कम एसआईटी भी तो बना रहे हैं, जांच तो करवा रहे हैं। तो इस तरह के जब एक नैरेटिव सेट किया जाता है ना,
तो जनता पे वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जनता को ये लगता है अरे इनकी जब सरकार थी इन्होंने तो जांच भी नहीं करवाई, इन्होंने तो खुलासा तक नहीं होने दिया कि ऐसी कोई चोरी हुई है या डकैती हुई है। जी। कम से कम इस सरकार में ऐसा कुछ हुआ तो सरकार और शासन प्रशासन जांच पड़ताल तो कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये चोरी के मामले अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, ना यूपी के राम मंदिर तक सीमित है। बिल्कुल अब बिल्कुल। लगातार नए नए मंदिरों से भी, वैष्णो देवी की मंदिर से भी आ रहा है, उधर राजस्थान का एक मंदिर है वहां से भी मामला आ रहा है, कितने करोड़ का जो है हेरा फेरी हुई है। तो वही जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एक धर्म स्थल पर आधारित एक कानून लेके आए जो निगरानी करे कि आखिरकार इतना पैसा जो आता है वो जाता कहाँ है, क्योंकि भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना। बिल्कुल राम जी, अरुणेश जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर ही है, क्योंकि अरुणेश जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि टिन्नू यादव रिमांड पर है, उसका एक किराएदार है, उसके घर से भी 20 करोड़ बरामद हुआ है। तकरीबन कितने करोड़ की चोरी हुई है एक्शन में पता लग जाएगा, क्योंकि टिन्नू यादव से लेकर कई आरोपी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ बताने में कामयाब हो रहे हैं कि एक्शन हो रहा है, जो एक्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में नहीं होता था। क्या यही जो एक दायरा सेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वही जनता के मन में घर कर जाएगा और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे? और ये कांग्रेस की बड़ी एक गलती होगी और समाजवादी पार्टी की, जो कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुद्दों को उठाने में नाकामयाब रहती है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, यूपी के मतदाताओं का अगर विश्लेषण करके देखा जाए तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा जी कि इस समय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये छटपटा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या मुद्दा उठाएं। एक तरफ राष्ट्र रक्षा का मुद्दा है, देश के विकास का मुद्दा है, गरीबी कम करने का मुद्दा है। न केवल इतना, वो जो सड़कें बन रही हैं, वहाँ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है, आम जनता तो देखती है ना उसको। इसको देखकर इनकी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। इनके समझ में नहीं आता इनका काट क्या निकाला जाए। देश के विकास के विरुद्ध तो ये बोलते नहीं है। हाँ, इनको तो बस एक ही चीज समझ में आती है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार है। अरे बरसात के पानी के कारण अगर सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई और गड्ढा हो गया तो उसको उछालने की क्या जरूरत है? जिसको, जो जिम्मेदार लोग हैं उसके ऊपर एक्शन होगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि अगर कोई गड़बड़ हो और उस पर एक्शन ना हो। अगर हाँ, एक्शन को छुपाया जाए, रोका जाए, ढका जाए और उसमें से बंदरबांट की जाए, आपस में खा ले, पैसे खा पी जाए। जैसे कि अभी कुछ पुलिस वाले पकड़ में आए, उन्होंने क्या किया था, जो कहीं वसूली की थी पैसे की, आपस में ही बांट ली थी। तो उन पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे कई पुलिस वाले अरेस्ट हुए। ये जो चोरी के मामला है ये कोई आज का नया नहीं है। चोरी जो है सदियों से हो रही है, तरीके बदल जाते हैं। अब भगवान के मंदिरों में भी चोरी होती है कई बार। जो है छोटी छोटी जगह के जो मंदिर होते हैं उनके अंदर सेंध लगाकर जो चांदी के मुकुट या दान पेटी उठाकर ले जाते हैं। ये तो हमारे चरित्र को रिफ्लेक्ट करता है कि समाज में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो इन चीजों में यकीन करते हैं। जीवन यापन उनका उसी से चलता है, उनकी आदत पड़ गई है। तो चोरी तो सदियों से चली आ रही है। अब ये बात अपनी जगह सही है कि हम जो है सऊदी अरब जैसे रूल तो नहीं बना सकते कि चोरी अगर करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके हाथ काट दो। आज के जमाने में ये संभव नहीं है। जो हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता है वो उसका न्याय करती है, अदालत उसका फैसला देती है। अब ये बात अलग है कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बड़े बड़े जजों के बंगले में आग लगने पर करोड़ों के नोट मिल जाए और वो अभी तक कानून के दाव पेंच से बचे हुए ऐश कर रहे हैं, तो वो भी हमारे प्रजातंत्र के लिए एक उदाहरण है कि हमको इन चीजों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सिद्ध करना कि वो पैसा उन्हीं का था या नहीं था। अब कानून का तो सीधा सिद्धांत है, चाहे 100 अपराधी छूट जाए पर एक निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। तो उसकी पृष्ठभूमि में न्याय व्यवस्था में देरी लगती है। और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? कि सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, न्याय जो होता है वो तो न्यायपालिका देखती है। न्यायपालिका का कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है। उसके लिए आप सीधा जो है सरकार को दोषी दें। हाँ, सरकार उसको छुपाए, उसमें चार्जशीट पेश ना करे, लोगों को गिरफ्तार ना होने दे या उनको बचाव के लिए कुछ प्रयास करे। अब बचाव का तो ये है, अगर किसी आदमी ने मर्डर किया है और उसके लिए कोई वकील नहीं मिलता है तो कोर्ट में जब जाता है वो तो डिमांड कर सकता है कि मुझे वकील की जरूरत है।
तो कोर्ट जो है सरकार को कहती है कि इसको वकील उपलब्ध कराओ। जब हत्यारे को वकील उपलब्ध कराया जाता है, जब कसाब को वकील उपलब्ध कराया जा सकता है, तो निश्चित रूप से सरकार की या न्यायपालिका की जो इच्छा है बड़ी साफ सुथरी है। और हर चीज के लिए आप मुख्यमंत्री को दोष देंगे, प्रधानमंत्री को दोष देंगे। ये कहना कि प्रधानमंत्री चुप क्यों, अरे भाई चुप किस लिए है? चुप रहने से उनका अधिकार क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या वो आकर जो है डंडा लेकर वो मंदिर में बैठेंगे चौकीदारी करने के लिए, नोट कौन गिन रहा है? अरे ये सोचने समझने की चीज है। हर काम का एक अपना तरीका होता है। उस तरीके में अगर कोई व्यवधान है तो रचनात्मक आप उसमें सुझाव दीजिए जिससे उस तरीके में सुधार हो सके, गलतियां ना हो। लेकिन हर बात पर कीचड़ उछाड़ना और मुंह ऊंचा करके थूकना, ये भूल जाते हैं कि वो थूक उन्हीं के मुंह पर गिरता है। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं राम जी हमें समझना होगा, क्योंकि देखिए आपने सही बात कही, क्योंकि आप सब चीजों को समझना होगा, और इसलिए आप दोनों को मैंने इनवाइट किया ताकि जनता इन चीजों को समझे कि कौन नैरेटिव फैला रहा है और सच्चाई क्या है और इस मामले में एक्शन कितना तगड़ा हो रहा है। अरुणेश जी, अगर मैं आपके पास आऊं, अगर मैं बात करूं हिंदुओं की खास तौर पर, क्योंकि देखिए अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को लेकर एक पोस्टर भी लगाया गया कि मुंह में राम है और दिल में बाबर हैं। कई ऐसे पोस्टर अभी लगाए जा रहे हैं। 80-20 का फॉर्मूला दिया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, बाकायदा इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ साहब ने भी ये कहा था कि नहीं 80-20 का फॉर्मूला तो है। आपको इस बार भी यही लगता है? क्योंकि अगर हिंदुओं की बात करें तो राम मंदिर को लेकर हिंदू थोड़ा नाराज तो है, लेकिन हिंदू योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा करना चाहता है। ये भी कहीं ना कहीं तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी कहीं मंच पे जा रहे हैं तो हिंदुओं की बात करना नहीं भूल रहे, और वही ठीक 2022 जैसा समीकरण अभी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अरुणेश जी, देखिए ऐसा है कि यूपी की सियासत में जो 80-20 का फार्मूला है, MY समीकरण है, बटेंगे तो कटेंगे है, तो वो चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से हो चाहे बीजेपी की ओर से हो, धर्म का राजनीतिकरण होता रहा है। ये पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और शायद हमेशा होता रहेगा। उसकी वजह से ये है कि जो जाति है, जो धर्म है, ये लोगों की दिलों को सीधा छूता है, या यूं कहें कि लोग इससे प्रभावित रहते हैं। क्या भाई हमारे यहाँ का नेता है, हमारी जाति का है, ब्राह्मण वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, और इनको जातियों में और अलग अलग जो धर्मों में बांटने का कार्य राजनीतिक दलों ने किया है। इसका वो फायदा उठाते हैं, इसी की सियासी फसल काटने की वो कोशिश होती है। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब हम 2026 में आ रहे हैं, डिजिटल इंडिया का युग है, और जो है विकसित भारत की ओर हम सबको मिलकर काम करना है। तो वो तभी संभव होगा जब हम जाति धर्म से ऊपर उठकर इस देश के नागरिक हैं, वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उस आधार पर जनता में भी बदलाव हुआ है, और जनता के माध्यम से जो नेता चुने जाते हैं उनमें भी बदलाव आए। और ये बदलाव सोच में आना चाहिए, क्योंकि जब तक सोच में खोट रहेगी तब तक इस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण होता रहेगा सियासत के लिए, सत्ता के लिए। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपका ये सवाल रहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी भी ये कोशिश करती है कि वो एक वर्ग को साथ ले और उसी से उनकी बात बन जाए, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जो जेनजी है, यानी जो नया यूथ सामने निकल के आ रहा है, जो 18 साल का हुआ है अभी और पहली बार वोट देने जा रहा है, वो इन जो है जाति धर्म के मुद्दों से ऊपर उठकर विकास का मुद्दा, अच्छे शासन का मुद्दा, अच्छी कानून व्यवस्था का मुद्दा, महिला सुरक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, इस तरह के जो है ना, उस पर ज्यादा भरोसा करता है। मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी खत्म करने का एक बड़ा ही नायाब फार्मूला आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। अब आपकी डिबेट में कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है नहीं तो वो उनसे पूछते आप। उन्होंने कहा था कि अगर हमें बेरोजगारी खत्म करना है तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दो, बस उसी में वो खुश हो जाएंगे। ये एक ध्रुवीकरण है। अरे भाई, बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है जब आप अपने युवाओं को रोजगार देंगे, जब आप उनको अपने सरकारी जो पद है खाली पड़े हैं अलग अलग विभागों में, उनको भरेंगे। इसके अलावा जब आपके यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, डेवलपमेंट होगा, वहां पर जो है रोजगार बनता है, वो एक स्थायी समाधान होता है। लेकिन हमारी सियासतदानों ने क्या किया, ये बेरोजगारी भत्ता ले लो, उससे काम चला लो।
रही बात योगी सरकार की, योगी जी सरकार अच्छा काम कर रही है, लगातार विकास के काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा देश में अपनी तरह का ये बहुत पहला जो है दिल्ली से माफ कीजिएगा, ये कानपुर से लखनऊ का जो जी। उद्घाटन हुआ है हाईवे का, हम्म, और ये अभी 6 लेन का है, और ये हाल ही में हुआ है 2 दिन पहले, हम्म, जिसमें जो है राजनाथ सिंह जी थे, योगी जी भी थे और नितिन गडकरी जी भी थे। तो अब आप देखिए कि पारंपरिक रूप से जहाँ 2-2.5 घंटे लगते थे लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ जाने में, जी अब वो केवल जी। 35 से 45 मिनट लगेंगे। तो ये एक उपलब्धि है ना। दूसरी बात, शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अब यहाँ पर इतने ज्यादा दंगे फसाद नहीं होते। इनको पता है कि भाई यहाँ पर अगर हमने कुछ भी इस तरीके से किया तो फिर हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बीजेपी को अपनी तैयारी पूरी तरह से करके रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चंदा चोरी के मामले से नाराजगी लोगों में है, और दूसरा यूजीसी के मामले में भी नाराजगी है, और तीसरा जो इनका परंपरागत वोट बैंक है ब्राह्मणों का, सवर्णों का, उस नाराजगी है। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी प्रयास कर ही रही है, और मुझे लगता ठीक। है कि अपने प्रयास में, अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगी तो बीजेपी को फिर से एक बार यूपी में की सत्ता मिल जाएगी। अगर लखनऊ में सत्ता आ गई तो समझ लीजिए दिल्ली में भी आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होके जाता है। ठीक है राम जी। आप क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र करें तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और अरुण जी ने समझाया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर भरोसा तो है, लेकिन और कहीं ना कहीं बीजेपी को काम करने की जरूरत है, और जो विकास के काम किए गए हैं वो बताया भी गया है। लेकिन राम जी, आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में ध्रुवीकरण की जो राजनीति की गई उसका परिणाम वो आज तक भुगत रही है? ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती, लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता की बात कही अरुणेश जी ने, या फिर ऐसे कई जुमले थे जो आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गलती रही हैं, और आज भी जनता उस पर विश्वास नहीं करना चाहती, जबकि योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो जनता को दिख भी रहा है और जनता भरोसा भी कर सकती है। राम जी। देखिए हर्ष जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब कुछ दोहे चौपाई बड़े काम के हुआ करते, तो मुझे आज भी याद है। जी एक था, रहीमन देख पड़े इनको लघु न दीजिए त्याग, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज अगर आप सिंगापुर जाएंगे, वहां छोटे सा देश है, सुई के समान ही है भारत के कंपैरिजन में। तो वहां पर अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलेंगे तो या तो वो किसी परचूनी की दुकान पर बैठा मिलेगा, या कहीं क्लास में टीचर बनकर पढ़ाते हुए मिलेगा। हमारे डेमोक्रेसी में, खासकर यूपी में, ये एक बड़ी विडंबना है कि जो पार्षद बन जाता था वो साइकिल पे घूमा करता था, पार्षद बनने के पहले, वो पार्षद बनने के बाद वो कार में घूमता है। क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, हमको सोचने समझने की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली केवल यूपी में नहीं, दूसरी जगह भी आप देखेंगे जी कि जो पढ़े लिखे, विचारशील, देशभक्त और पूरी तरह से जनता में समर्पित लोगों की बेहद कमी हो गई है। आजकल पॉलिटिक्स में पहुंच कौन रहा है? जिसका कहीं अच्छा जॉब नहीं होता, जिसकी कहीं एजुकेशन नहीं होती, जो विदेशों से जाकर फर्जी डिग्री ले आया करते हैं, अपना रौब झाड़ते हैं। और ऐसे कई लोगों की स्थिति आप देखेंगे कि वो पॉलिटिक्स में कई कारण से, खानदानी कारणों से या राजनीतिक कारणों से, और वो चरम पर पहुंच जाते हैं और फिर वैसे ही लोगों को प्रश्रय देते हैं। यही कारण है कि थिंक बैंक जो होता है उसकी कमी होने से ना तो समाजवादी पार्टी पनप पा रही है, ना कांग्रेस पनप पा रही है। उसका अब जो है पतन होता चला जा रहा है। जबकि बीजेपी को अगर आज की तारीख में सफलता मिलती है तो जितनी क्रेडिट यहाँ पर बीजेपी के मोदी जी को दी जा रही है, योगी जी को दी जा रही है, उससे ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा उनके पीछे जो एक पोटेंशियल ग्रुप है, थिंक टैंक है, जहाँ की नित्य प्रतिदिन देश की समस्याओं पर और विकास पर चिंतन होता है, मनन होता है, वहां से जो उनको गाइडेंस मिलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो गाइडेंस जो है पूरे का पूरा अप्लाई कर दें, लेकिन हाँ एक दिशा निर्देश तो मिलता है कि ये सही है, ये गलत है। इतिहास के बारे में बताया जाता है। अब हिंदू हिंदू दुनिया चिल्ला रही है, दरअसल हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर ही नहीं है। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए थे क्या कहकर गए हैं, हमारा डीएनए एक ही है। कंधार कहाँ था, आज भी वही है। डीएनए तो दोनों का एक है। अब ये जो है धर्म के जो लालची लोग हैं, कुर्सी के जो भूखे लोग हैं, वो उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम बात कर दी है, उसके कारण समाज को सफर करना पड़ रहा है। एक ग्रुप जो है अपने आप को जो है
एक माहौल बना लिया है, अब तो पिछड़ा हुआ मैंने महसूस करने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में आम जनता, विशेषकर जिसको जेनजी कहते हैं, जिसको के नए मतदाता कहते हैं, उनके समझ में आ गया है कि ना तो किसी हिंदू अगर वो क्वालिफाई करता है, अगर उसमें योग्यता है, आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं है। कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि जो अल्पसंख्यक के उससे आते हैं और कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सुबह ही एक मेरे पास विद्यार्थी का टेक्सास से फोन आया था, और वो जो है यहाँ का निकला हुआ था, अल्पसंख्यक समुदाय का ही था। उसने जो है जो फारस की खाड़ी में हेलीकॉप्टर गिर गया था, हेलीकॉप्टर के दो जो पायलट थे रात के अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसने टेक्सास से बैठकर और ऑटोमेटिक जो नौका होती है वहां पहुंचाकर उन लोगों की जान बचाई। तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसमें मस्तिष्क है, उसमें विकास है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो कहीं भी रहकर काम करेगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है राजनीतिज्ञों के कारण कि आईक्यू लेवल बाहर जाता है। आईआईटी के, आईआईएम के निकले हुए 80% लोग कहाँ जा रहे हैं? लेकिन राम जी, सवाल ये है ना कि हमारे यहाँ पहले इंडस्ट्री नहीं थी ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर का एग्जांपल देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कैसे डिफेंस सेक्टर लगाया गया और कैसे यहां पर भी हम चीजें कर रहे हैं। अरुणेश जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेता हूं क्योंकि एक एक सवाल आप दोनों से ले लेता हूं, फिर क्लोजिंग करता हूं। अरुणेश जी, आप अगर हम सेक्टर की बात करें, वो सेक्टर हमारे पास नहीं थे कि जो हमारे यहाँ पर चीजें होनी चाहिए थी। जैसे हमने देखा कि अमेरिका में कई लोग चले गए और वहां की उपलब्धि बन रहे हैं। अगर वो भारत में होते तो भारत एक उपलब्धि क्रिएट करता। लेकिन जैसे ही मैंने डिफेंस इंडस्ट्री का जिक्र किया तो कुछ लोग बाहर से वापस आए कि यहाँ किस तरीके से इस सेक्टर को हमें सुधारना है जिससे भारत ग्रो अप करेगा। तो क्या पहले की सरकारों ने इससे सोचा नहीं, और अब की सरकार अगर सोच रही है तो विपक्ष उसमें बाधा बन रहा है? देखिए, ऐसा है कि विकास के जो पैमाने हैं ना, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। आपको ये देखना होगा कि अभी तक विकास की यात्रा जितनी तेज होनी चाहिए, सच में तो यही है कि उतनी तेज नहीं है। अब आप देख लीजिए कि हमारा इस समय वैश्विक परिदृश्य पर अगर आप नजर डालें तो भारत का सबसे बड़ा कंपटीटर अगर कोई कंट्री है और खतरा भी उस कंट्री से भारत को है तो वो है चाइना, चीन। चीन में कोई भी सेक्टर, जैसे रेलवे सेक्टर का उदाहरण ले लीजिए, चीन में मेट्रो कब आ गई थी, चीन में जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो कब आई थी, और हमारे देश में कब आने वाली है। आप समझ गए होंगे मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। चीन में आप हम तो क्या कर रहे हैं भाई, हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, या ये सब मेटा की जो कंपनियां हैं, ये कोई भारत की थोड़ी ना है तो ये सब बाहर की कंपनियां तो हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन चीन को देखिए आप, चीन एक भी इस तरह के विदेशी सोशल मीडिया कंपनी को अपने देश में जगह ही नहीं देता है। उसने खुद अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश की प्रतिभा में भी वो बात है कि हम लोग जो है अपना खुद का डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमारे देश की सरकारों ने, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, उसमें उतना उनको सपोर्ट मिलता ही नहीं है। तभी तो वो यहाँ से छोड़ के विदेश चले जाते हैं, सिलिकॉन वैली चले जाते हैं। अरे भाई, अगर हमारे देश के युवाओं को यहीं पर उनकी प्रतिभा के आधार पर, टैलेंट के आधार पर बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो विदेश क्यों जाएंगे, हमारे यहाँ पे क्यों जाएगा? ये जो प्रतिभा पलायन है, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये मूल समस्या है। लेकिन इसकी तरफ हमारी पूर्व की सरकारों का ध्यान गया ही नहीं है। आपकी सरकार कुछ इस पे काम कर रही है, स्किल इंडिया का आपने देखा होगा, और बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में काम हो सके, जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स हो सके। बुलेट ट्रेन अब आने वाली है, केवल दिल्ली में ही नहीं, हर छोटे छोटे शहरों में, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, वहां भी मेट्रो आ रही है, जयपुर में भी मेट्रो आ रही है। आपने देखा होगा सुपर फास्ट गडकरी जी ने किस तरीके से लेकिन अरुणेश जी, इसमें भी एक सवाल है। हाँ अरुणेश जी, एक सवाल है, मैं राम जी से इस सवाल का जवाब लूंगा क्योंकि थोड़ा समय कम है, माफी के साथ। राम जी, जिस तरीके से अरुणेश साहब ने जिक्र किया कि बुलेट ट्रेन आ रही है, तमाम चीजें आ रही हैं, या फिर मेट्रो अलग अलग शहरों में हो गई, लेकिन सवाल यहाँ पर बीच में मेरे जहन में यह आता है कि क्या हम मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट भी सही से नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपने पैसा लगाया, अच्छी बात है, विकास का काम किया, वो भी अच्छी बात है,
लेकिन आपने मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर मेट्रो देखी, कितना करोड़ रुपया लगाया गया, लेकिन उससे पैसा वापस मिल नहीं रहा है और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गया और सरकार को भी, जो स्थिति हम देख रहे हैं। ठीक बात है कि हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक बात है कि हम प्रतिभाओं को जगह दे रहे हैं, लेकिन कुछ कमी ऐसी हो जाती है जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं सोचना होगा। राम जी, देखिए, कमी तो हमारे सोच में है, विचार में है और हमारे व्यवहार में भी है। व्यवहार में ऐसी है कि जैसे सड़क बन गई और सड़क बनने के बाद में पता लगता है कि हमने ड्रेनेज लाइन तो डाली नहीं है। अरे भाई, प्लानिंग पहले से क्यों नहीं हुआ? और अब उसको तोड़ने में भी उनको फायदा होता है और फिर नई बनाने में भी फायदा होता है। बीआरटीएस के यहाँ पर सड़क के बीचों बीच में जंगले खड़े कर दिए गए थे और अब इनको तोड़ा जा रहा है। क्यों? खड़े करने में भी पैसा लगता था और उसमें कुछ लोगों को फायदा होता था। आप समझ रहे हैं कि इनको फायदा होता था और अब जो है उसको तोड़ने के बाद भी फायदा होता है। तो ये जो मनोवृत्ति है हमारी, उस मनोवृत्ति के कारण विकास में बड़ा व्यवधान आता है। बिल्कुल। और राम जी, ये बात पते की भी है जो आपने बोली है, बात पते की। माफी के साथ मेरे पास समय इतना ही था, फिर आपसे मुलाकात होगी। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। और नहीं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। हालांकि राम मंदिर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन विकास के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और किस तरीके से विपक्षी पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश करती है और कैसे इस वक्त सत्ता में जो विराजमान पार्टी है वो आप लोगों के लिए क्या कर रही है, इस पर हम सार्थक बहस कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, खास मेहमान होंगे, बात पते के लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।